उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचकर उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर जमकर खुशी जाहिर करते हुए पत्रकारों से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कहा कि भारत सनातन के दम पर विश्वगुरु था, अब सनातन के बल पर ही विश्वगुरु बनेगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना के साथ आगे बढ़ें, विकसित भारत को सपने को पूरा करने में प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। पूरे कार्यक्रम को लेकर मैनपुरी पहुंचने पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने भारत का ग्रोथ इंजन सेवा सुशासन एवं सुरक्षा नीति के 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विकास उत्सव का एक शानदार आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार का विभाग के कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का जमकर स्वागत सत्कार कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा किया गया। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी पहुंचाया। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के जो हालात थे, जिस प्रकार से 12 से 17 के बीच में या पूर्व सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की छवि एक बीमारू राज्य के रूप में थी और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मैनपुरी को भी अगर जोड़ लें, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुल्म जाति अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं, आए दिन दंगों का होना। और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, उस समय लॉन्चिंग थी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर एक जिले में एक एक मिनी चीफ मिनिस्टर बना करके जिस तरीके से अराजकता का वातावरण, उसी के हिसाब से प्रशासन को पंग करते हुए गुंडई और अराजकता का वातावरण था, उसी से उब करके उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास करते हुए, आदरणीय मोदी जी की नीतियों रीतियों पर विश्वास करते हुए पूरे प्रदेश में एकजुटता के साथ प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने का 2027 में काम किया था। 2017 में काम किया था और 2017 में उसी प्रचंड बहुमत के जनादेश के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के रूप में एक सशक्त हस्ताक्षर यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए, जिन्होंने सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश के बारे में सोच, उत्तर प्रदेश का परफेक्शन, उत्तर प्रदेश की अवधारणा और उत्तर प्रदेश के लिए एक सुनियोजित तरीके से, चाहे कानून और व्यवस्था की बात हो, चाहे सुशासन की बात हो, हर क्षेत्र में उल्लेखनीय तरीके से अनुशासन के साथ प्रशासन के चुस्त दुरुस्त करते हुए बहुत तेज गति से उत्तर प्रदेश की सरकार का संचालन शुरू किया। और उसी के परिणाम स्वरूप 8 साल के इन कार्यकाल में योगी 1 2022 तक और योगी 2 के ये 3 साल, यानी कुल मिला के 8 सालों में उत्तर प्रदेश का जो परफेक्शन बदला है, उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच अवधारणा बदली है, उससे आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से बाहर आके हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बना है। देश और दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं। कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराधी या तो जेल के अंदर पहुंचे या प्रदेश से बाहर हुए या उनका राम नाम सत्य होने का काम हो गया। ये पूरे प्रदेश में पैदा हुई और आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का न सिर्फ ग्रोथ इंजन बना, बल्कि कानून और व्यवस्था माफिया तंत्र को ध्वस्त करने में आज एक अनुकरणीय उदाहरण अगर कहीं का प्रस्तुत होता है तो उत्तर प्रदेश सरकार का होता है, मोदी जी के बुलडोजर का होता है। और लोगों ने योगी आदित्यनाथ जी का नाम भी बुलडोजर वाला बाबा रखने का काम किया और यही बुलडोजर बाबा के, इसी बुलडोजर की, इसी कानून व्यवस्था की, इसी बहुत दृढ़ता के संकल्प का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में 8 साल में एक दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया थर-थर कांपते हैं और इसी का परिणाम है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के विभिन्न राज्य उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था का
एक मॉडल मानते हुए, रोल मॉडल मानते हुए उसका अनुसरण करने का काम कर रहे हैं। बल्कि विदेश की धरती पर भी इन सब सुशासन की चर्चा होने का काम हुआ है। अगर हम लोग बात करें एक विभाग के विषय थोड़ी सी चर्चा अगर करेंगे तो इन 8 सालों में डबल इंजन की सरकार के द्वारा सुरक्षा, सुशासन, विकास, समृद्धि के नए आयाम छूने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसमें आज जो स्पष्ट नीति, साफ नियत और प्रतिबद्धतापूर्ण नियोजन का ही परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तमाम क्षेत्रों में बेहतर परफॉर्म करते हुए एक नई उपलब्धि हासिल करने में सफल हुआ है जी। किसी भी प्रदेश को या किसी देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2-3 मोटी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहला सुख, शांति, अमन, चैन, अब तब होता है जो कानून का राज हो। नंबर 2 कनेक्टिविटी के मामले में हम लोग बहुत बेहतरीन परफॉर्म किए हैं। और नंबर 3 होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम। इन तीनों में काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़े हैं। अगर विभागवार बात करें तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, बिना बिचौलियों के लाभार्थी के खाते तक हम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में प्रतिबद्धता के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। इसी का परिणाम है कि हम लोगों ने 8 वर्षों में 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। प्रदेश के 15 करोड़ निर्धन लोगों को प्रति माह हम निःशुल्क अनाज देने का लगातार काम कर रहे हैं। जिसमें हमारी भारत सरकार, जिसमें हमारी प्रदेश सरकार, दोनों की सहभागिता से, दोनों के मार्गदर्शन में, दोनों के नेतृत्व में हम लोग ये सफलतापूर्वक लगातार निःशुल्क अनाज गरीबों के हाथ तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने 1 करोड़ 86 लाख 1.86 करोड़ से अधिक परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन, एलपीजी कनेक्शन देने का काम किया है। 2.16 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। और इससे पहले आपको ये भी याद होगा कि हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उत्तर प्रदेश के सीमांत और लघु कृषकों का 1 लाख रुपए तक के ऋण की माफी का घोषणा में संकल्प व्यक्त किया था। और उसको आते ही पहली कलम से पहला हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लेते हुए जो किसानों का 1 करोड़ तक का ऋण माफ किया। और यही नहीं किया, किसान कल्याण की अनेक योजनाएं देने का काम किया। हम 9 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख तक का चिकित्सा सुरक्षा कवच देने का काम कर रहे हैं। 56.5 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क आवास उत्तर प्रदेश में देने का काम हुआ है। 1 करोड़ से अधिक वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 300 रुपये महीने जो पहले मिलता था उसको बढ़ाकर हम लोगों ने 1000 रुपया प्रति महीना किया है। और सीधे डीबीटी के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों के खाते में भेजने का काम कर रहे हैं। मात्र 1 वर्ष में 24 जो 1 वर्ष पिछला जो गया है, ये जो अभी चल रहा है, खत्म भी नहीं हुआ, 2-4 दिन बाकी है। इसमें 2024-25 में डीबीटी से 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों को 1,11,637 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोगों ने इसमें किया है। डीबीटी ट्रांजैक्शन के कारण 10,000 करोड़ की बचत अनुमानित हुई है। इस अवस्था में पहले व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, लीकेजेस थी, वो हम लोग खत्म कर पाए हैं। अभी हम लोगों ने 8 सालों में किसान सम्मान निधि की बात हो, फसल बीमा योजना की बात हो, किसान सम्मान योजना की बात हो, निःशुल्क सिंचाई की बात हो, सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात हो, निःशुल्क रूप से राजकीय नलकूपों से सिंचाई के पानी को मुफ्त देने की बात हो, गन्ना मूल्य का समयबद्ध भुगतान का मामला हो, बिचौलियों से आज़ादी पर एमएसपी और धान की खरीद का विषय हो, नवाचार को प्रोत्साहन करने की बात हो, खाद और बीज के पर्याप्त प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा के उसमें भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात हो, अनेकों कार्य कृषि सेक्टर की तस्वीर बदलने के लिए इन 8 सालों में हमारी सरकार ने किए हैं।
और विशेष बात यह है, इन सब बातों का परिणाम है कि वर्तमान में राज्य की जीडीपी की जो ग्रोथ है उसका प्रतिशत 28% इस समय दर्ज किया गया है, जो 2016-17 में 5.1% थी। गुणात्मक रूप से इसमें वृद्धि हुई है। 2017 में नरेगा पहली के बैठक का निर्णय था, जिसमें 36,359 करोड़ रुपए के ऋण जो मैं चर्चा कर रहा था, तो लगभग सीमांत कृषकों के कर्ज माफी का काम 2017 में करने का काम किया गया और 2017-18 का पहला बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती किसानी को समर्पित करने का काम किया। खाद्यान्न योजना में भी 2016-17 में जहां 557.46 लाख मैट्रिक टन था, वो 23-24 में बढ़ के 668.3 लाख मैट्रिक टन हुआ है। इस प्रकार हम लोगों ने 20% की ग्रोथ इसमें भी दर्ज करने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में हम लोगों ने 2.86 करोड़ किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना के दर से भेजने का काम किया है। सिंचन क्षमता तो 2017 में 82.58 लाख हेक्टर थी, वो 8 वर्षों में हम लोगों ने 976 परियोजनाएं सिंचाई की संबंधित पूरी करते हुए इसका जो क्षेत्रफल है तो 82.5 लाख हेक्टर था, उसको बढ़ा करके 131 लाख हेक्टर तक करने में सफलता हासिल की है। हम लोगों ने 17 से अब तक 2,80,223 करोड़ गन्ना का भुगतान किया गया है, जो पिछले 22 वर्षों के कुल भुगतान से भी 66,703 करोड़ रुपया अधिक है। हम लोगों ने आज उत्तर प्रदेश में जहां पहले 2017 में कुल उत्पादन एथेनॉल का 42 करोड़ लीटर था, आज 23-24 में बढ़कर 177 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन करके पूरे देश में एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना है। गेहूं की खरीद में भी 2.5 गुना अधिक, धान की खरीद और लगभग 2 गुना अधिक गेहूं की खरीद करके, और सबसे बड़ी बात यह पहले की सरकार में आड़तियों के बिचौलियों के माध्यम से ये खरीद होती थी, जिसको हम लोगों ने सीधे किसान से खरीद करके उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने का काम किया है। उत्पादन करके आज देश में प्रथम स्थान पर है। वहीं पीएम कुसुम योजना की बात करें, बाढ़ सुरक्षा के लिए बात करें, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण की योजनाओं की बात करें, इन सभी योजनाओं को या निराश्रित गौवंश सहभागिता और सहायता योजना की बात करें, इन सब में हम लोगों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और काफ़ी प्रभावी तरीके से इनको जमीन तक पहुंचाने का काम किया है। और अगर कानून व्यवस्था की बात करें, इसकी मैं शुरू में चर्चा किया था, तो हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा, उत्तर प्रदेश में सब चंगा। और हमारी कानून व्यवस्था की जो 8 साल की व्यवस्था है आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसका अनुकरणीय उदाहरण बन गया है, जिसको अन्य राज्य और अन्य देश एडॉप्ट करने की चर्चा कर रहे हैं और एडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती थी कि जो पंजीकृत अपराध होते थे चार्जशीट हो जाते थे, लेकिन लोगों के प्रभाव से दबाव से गवाहों को प्रभावित करके कोर्ट में एविडेंस नहीं हो पाती थी और परिणामतः केस में सजा होने में बहुत रेशियो कम होता था, कम सजा होती थी। आज उत्तर प्रदेश जो पंजीकृत अपराध, चार्जशीटेड अपराध और उसमें एविडेंस के मामले में प्रभावी तरह से हम लोगों ने व्यवस्था दी है, पुलिस की पैरवी हुई है, कोर्ट में प्रभावी तरीके से अभियोजन पक्ष के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, उसी का परिणाम है कि देश में सजा दिलाने वाला प्रदेश नंबर 1 उत्तर प्रदेश बन गया है। सबसे ज़्यादा सजाओं का रेशियो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि महिला संबंधी जो अपराध होते हैं उनमें सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश आज देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। यदि एनसीआरबी, तो भारत सरकार के द्वारा एनसीआरबी एक एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, जो पूरे देश के सभी राज्यों के अपराधों के आंकड़े कलेक्ट करने का काम करती है।
यदि उसकी बात करें और 2016 की तुलना और आज के साल की तुलना करें तो डकैती में 84.1% की कमी आई है। लूट में 77.43% की कमी आई है। हत्या में 41.01% की कमी आई है। बलवा की घटनाओं में 66.40 की कमी आई है। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में 54.72% की कमी आई है। दहेज हत्या में 17.08% की कमी आई है और बलात्कार की घटनाओं में भी 26.15% की कमी दर्ज की गई है। 2024 और 2016 का तुलनात्मक दोनों का एक विश्लेषण है। हम लोगों ने पूरे प्रदेश में और चाक चौबंद प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था के लिए 5 नई पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना की, जिसमें लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, बनारस, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज, इन सारी जनपदों को पुलिस कमिश्नरेट बना करके और चाक चौबंद पुलिस प्रणाली को चुस्त दुरुस्त करने का, जवाबदेही तय करने का काम किया है। 6 वाहिनियां हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की नई गठित की। 75 सभी जिलों में साइबर सेल को एक्टिवेट करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड द्वारा 2017 के उपरांत 2,20,000 विभिन्न पदों पर भर्ती, पुलिस की भर्तियां और 1.49 लाख पदों पर प्रोन्नति प्रदान करके हम लोगों ने प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था देने का प्रयास किया है। 2017 की तुलना में 2024 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए यूपी 12 का जो रिस्पॉन्स टाइम 25 मिनट 42 सेकंड था, ये कब था? 2017 में। उस समय जब हम लोग कॉल करते थे तो जो औसत टाइम था पूरे प्रदेश में रिस्पॉन्स टाइम वो 25 मिनट 42 सेकंड का था। आज वो रिस्पॉन्स टाइम घट करके 7 मिनट 24 सेकंड का हो गया। यानी हम लोग बहुत कम समय में घटना स्थल पर पहुंचने में आज और उसको लोगों को घटना का तत्काल समाधान कराने में, उसको प्रभावी कार्रवाई करने में बहुत प्रभावी तरीके से टाइमिंग का ये मेंटेन करने का काम किया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन सभी थानों में कराने का भी हम 96,45 लाख रुपए की योजनाएं स्वीकृत मिली थी। 22-23 में ये 96 लाख रुपया मिला था आपको। 21-22 में एक जीरो। 22-23 में जब आप पैटर्न के मालिक हो गए तो आपको मिला है 11,81,91,000 रुपए, यानी लगभग 12 करोड़ रुपए। उसके बाद आपको 23-24 में मिला 97,01,60,000 रुपए, यानी ये करीब 7 गुना और 24-25 में कितना मिला? इसमें मिला आपको 15 करोड़ 40 लाख रुपया और कुल मिला के अब तक मैनपुरी को 125.20 करोड़ रुपया अकेले पैटर्न से मैनपुरी को मिला है इन वर्षों में, जिसमें से कुछ मुख्य जो परियोजनाएं हैं, अगर ये पर्यटन मूल्यवान संस्कृति की अगर बात करें तो कुल मिला के हमारे इन सालों में, इन 8 सालों में मैनपुरी को पीडब्ल्यूडी के द्वारा मार्ग और सेतु निर्माण की कुल 210 परियोजनाओं की स्वीकृति हुई, जिसकी कीमत 403.4, जिसकी लंबाई 403.42 किलोमीटर है, जिसकी लागत 717.80 करोड़ व्यय हुआ है मैनपुरी में। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा जो लक्ष्य था वो 5,928 किलोमीटर का था, उसके सापेक्ष 5,000 भी चयनित हो गया था, बावजूद अभी मेडिकल कॉलेज का वहाँ शिलान्यास हुआ। देखिए उसमें डिस्प्यूट है मैनपुरी को लेकर। डिस्प्यूट है कि एक मेडिकल कॉलेज यहाँ ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुका था, निर्माणाधीन था, किन्हीं कारणों से वो आधा अधूरा बना के उसका ढांचा तैयार करा है, उसका वो निरस्त हो तब नए की या तो बात हो या वो पूर्ण हो। उसी झमेले में कोई नया मेडिकल कॉलेज
न तो ट्रिपल पी पे भी हो पाया, और ट्रिपल पी पे यानी इसी टेक्निकल दिक्कत के कारण या तो ट्रिपल पी पे कोई आएगा, और ट्रिपल पी नहीं आता है, ये पूरा नहीं होता है, तो राज्य की मेडिकल कॉलेज पर भी सरकार विचार करेगी, मेडिकल कॉलेज दिल्ली में बनेगा। मंत्री जी, जिस तरीके से आप 8 साल बेमिसाल उपलब्धि बना रहे हैं, उसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। यूपी में कानून व्यवस्था ध्वस्त, योगी जी सत्ता मस्त, 8 साल बर्बाद। देखिए, उन लोगों की बात मत करो जिनकी सोच, जिनकी कार्यशैली आप देख चुके हैं कुंभ में 45 दिनों में एक दिन ऐसा नहीं रहा जिस दिन अखिलेश यादव जी ने नेगेटिविटी का कोई न कोई माध्यम से सोशल मीडिया पे पोस्ट रखी हो, एक दिन खाली नहीं रहा। और जिनकी मानसिकता औरंगजेब व बाबर को नायक मानने की हो, उनका आचरण कैसा होगा आप लोग स्वयं न लगा सकते हैं। जिनकी सोच उत्तर प्रदेश के विकास में कोई रुचि न रखती हो, जिनकी सोच उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने में जिनकी भूमिका रही हो, जिनके इन बुरे क्रियाकलापों के कारण ही उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको सत्ता से बेदखल करके भाजपा की सरकार बनाई हो, उनके बारे में क्या कहूँ। राणा साहब की टिप्पणी के बाद जो आगरा में जमकर बवाल हुआ, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, क्या कहेंगे उस पर, क्या किस तरीके से देखते हैं? करणी सेना सरकार संवैधानिक दायरे में कानून के अनुसार अपना काम करेगी। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं जी। लेकिन ये मैं जो कह रहा हूँ कि ये क्यों विवाद शुरू हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं जिनकी सोच बाबर की है, जिनकी सोच औरंगजेब की है, वो आचरण भी वही कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से देश सावधान रहना चाहिए, और देश ऐसे लोगों को स्वीकार करने वाला नहीं है। मंत्री अभी आप कह रहे थे कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन में हम नंबर 1 है, ठीक है। फिर जब आप रेवेन्यू में नंबर 1 है, खजाना भरा पड़ा है, 3 महीने से मनरेगा मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा, कच्चे पक्के कामों का भुगतान नहीं कर रहे, तो क्या संकट है? आप ज्यादातर भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। 3 महीने पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? मनरेगा का बता रहे मनरेगा मजदूरों का 3 महीने से टुकड़ों में पेमेंट आ रहा है। अच्छा सर, एक सवाल ये रेवेन्यू के ऊपर कभी नहीं है। सरकार देखिए, तकनीकी लेकिन रेवेन्यू की किसी भी ऐड में तरीका है तो या फेंक दे मोबाइल। देखिए, ये एनसीआरबी के आंकड़े, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े तो एथेंटिक होते हैं कि महिलाओं के बलात्कार में, उनके साथ जुर्म जाति अत्याचार में जो कमी आई है, और साथ ही महिलाओं पर हुए मुकदमों, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए हैं, उनको अपराधों में सजा दिलाने में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य बना है। अवधेश प्रसाद जो सांसद, सपा के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका अभी सुबह का बयान है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ना तो मुस्लिम सुरक्षित है, ना हिंदू सुरक्षित है, ना बेटियां सुरक्षित है, क्या कहेंगे मंत्री? अगर सुरक्षित सब नहीं होते और संवैधानिक तरीके से सरकार नहीं चल रही होती, तो अब से प्रसाद जी हमारे सांसद हो जाते क्या? सुरक्षित है तभी तो सब हो रहा है, सब सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से संवैधानिक दायरे में हो रहा है, और सभी को न्याय मिल रहा है, कहीं कोई दबाव में नहीं, सभी को अपने अधिकारों पर कोई, चाहे विकास हो, कानून का राज स्थापित है, विकास की योजनाओं को हम बिना किसी राजनीतिक, बिना सामाजिक, बिना किसी जाति भेदभाव के सबका साथ, सबके विकास के साथ अपनी यात्रा को, विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो एसपी रामजीलाल सुमन जी है दलित, इसलिए उन पर हमला हुआ है, उन पर क्या कहना चाहिए? उनकी टिप्पणी जरा देख लो ना, जो आक्रांताओं की मानसिकता वाले लोग हैं, उनके बारे में बार बार काहे पूछ रहे हो? मंत्री जी, उनकी क्रियाक्रम और चरित्र भी वही होगा जो आक्रांताओं का रहा है। मंत्री रामगोपाल यादव जी ने कहा है कि अगर जो रामजीलाल सुमन के आवास पर हमला हुआ है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो ईद के बाद पूरे प्रदेश में जो है आंदोलन। मैंने अभी आपसे कहा कि कानून को तोड़ने वाला संवैधानिक दायरे में, कानून के दायरे में जिसके खिलाफ इच्छा जो हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर कहीं कोई शक सुबह किसी को नहीं होनी चाहिए। मंत्री 600 करोड़ की लागत से हर घर जल मिशन बन रहा है, 2 साल से काम अधूरा पड़ा है।